शुरुआत में कुछ भी नहीं था। फिर एक सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अरबों आकाश गंगाओं ने शून्य को भर दिया। प्रत्येक में अरबों तारे थे। हमारा घर ऐसी ही एक आकाश गंगा में स्थित है। मिल्की वे, अनंत अंतरिक्ष में एक ब्रह्मांडीय द्वीप। विशाल गैस और धूल के बादलों के अंदर गुरुत्वाकर्षण ने तारों को प्रज्वलित किया, अनगिनत दुनिया के सूरज। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में हमारे अपने सूर्य और ग्रहों ने कैसे आकार लिया? लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल के ढहने से सूर्य और उसके ग्रह बने। छोटे कण टकराए और बढ़े। चट्टान, गैस और बर्फ के संसारों का निर्माण हुआ। हमारा सौर मंडल 8 ग्रहों का एक परिवार बन गया, जो एक ही तारे के चारों ओर घूम रहे थे। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं, बाहरी ग्रह गैस और बर्फ से। हर दुनिया अनूठी है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह क्यों है जो जीवन का समर्थन करता है? अरबों तारों और आकाश गंगाओं के बीच पृथ्वी जीवन के एक दुर्लभ नखलिस्तान के रूप में चमकती है। चांद, हमारा शांत साथी, लहरों को आकार देता है और पृथ्वी की धुरी को स्थिर करता है। बुध से नेपच्यून तक प्रत्येक ग्रह सौर मंडल के विकास की एक अलग कहानी कहता है। हमारे सूर्य से परे अनगिनत अन्य सितारों के अपने ग्रह हैं। अन्य दुनिया, अन्य संभावनाएं। इस अनंत ब्रह्मांड में क्या हम सचमुच अकेले हैं? हमारा ग्रह लगातार घूम रहा है। हाँ, हर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर। यह घूर्णन दिन और रात बनाता है, एक ऐसी लय जो कभी नहीं रुकती। जब आपकी दुनिया सूर्योदय से जागती है, पृथ्वी का दूसरा हिस्सा रात में चला जाता है। पृथ्वी की धुरी सीधी नहीं बल्कि झुकी हुई है, जिससे हर जगह प्रकाश का अनुभव अलग होता है। पर क्या होगा अगर धरती एक पल के लिए भी घूमना बंद कर दे? जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, यह हर 365 दिन में एक बार सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। यह झुकाव और परिक्रमण उन मौसमों को बनाते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़। जब सूर्य का प्रकाश समान रूप से पड़ता है तो उसे विषुव कहते हैं, और जब असमान रूप से पड़ता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में महीनों तक दिन और रात होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण के कारण। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस घूमते चलते ग्रह से कभी गिरते क्यों नहीं हैं? हर सूर्योदय और सूर्यास्त पृथ्वी की सटीक लय का परिणाम है। हमारा समय, हमारे कैलेंडर, हमारा जीवन, सब कुछ पृथ्वी की शाश्वत गति का अनुसरण करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी इसी घूर्णन के कारण अस्तित्व में है। फसलों से लेकर जीवों तक जीवन की हर ताल पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। और फिर भी इस विशाल ब्रह्मांड में क्या पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो इतनी सटीक लय में नाचता है? पृथ्वी पूरी तरह से ठोस नहीं है। यह विशिष्ट परतों से बनी है, प्रत्येक का अपना रहस्य है। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, पतली फिर भी महत्वपूर्ण, जैसे एक विशाल गोले के चारों ओर अंडे का छिलका। भूपर्पटी के नीचे मेंटल स्थित हैं, जहां पिघली हुई चट्टानें बहती हैं और विवर्तनिक प्लेटें चलती हैं। पृथ्वी के केंद्र में एक जलता हुआ धातु का गोला है। यह ठोस लोहे और निकल का आंतरिक कोर है। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी का केंद्र कितना गहरा है? भूकंप हमारे ग्रह के एक्सरे के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। भूकंपीय तरंगें हमें बताती हैं कि पृथ्वी का बाहरी कोर तरल है, जबकि आंतरिक कोर ठोस है। तरंग पैटर्न का अध्ययन करके
वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह की अनदेखी परतों का मानचित्रण किया है। जब तरंगें मुड़ती या गायब हो जाती हैं, तो वे पृथ्वी की छिपी गहराइयों के रहस्य फुसफुसाती हैं। हमें पृथ्वी के कोर के बारे में कैसे पता चलता है, जब कोई वहां गया ही नहीं है? पिघला हुआ मेंटल कभी-कभी क्रस्ट को तोड़ देता है, जिससे ज्वालामुखी बनते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की गति महाद्वीपों को आकार देती है और भूकंप का कारण बनती है। मेंटल में संवहन ऊपर की प्लेटों की गति को संचालित करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तरल बाहरी कोर की निरंतर गति से संचालित होता है। क्या पृथ्वी का आंतरिक भाग धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, कास्टनिहार्ड? और जब यह रुक जाएगा तो क्या होगा? स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है, महाद्वीपों और महासागरों की नींव। इसमें क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा दोनों शामिल हैं, जो विशाल तैरती हुई प्लेटें बनाते हैं। ये प्लेटें लगातार गतिमान रहती हैं, धीरे धीरे पृथ्वी की सतह को नया आकार देती हैं। जहां प्लेटें मिलती हैं, वहां नए भू आकृतियों का जन्म होता है, पहाड़, ज्वालामुखी और समुद्री खाइयां। लेकिन इन विशाल प्लेटों को कौन सी शक्तियां गतिमान रखती हैं? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बताता है कि कैसे महाद्वीप समय के साथ खिसकते और टकराते हैं। लाखों साल पहले सभी महाद्वीप एक होकर पैंजिया थे, जिसके बाद वे अलग हो गए। महासागर की चोटियों पर प्लेटें अलग होती हैं, खाइयों में एक दूसरे के नीचे दब जाती हैं। जब महाद्वीप टकराते हैं, तो हिमालय जैसे शक्तिशाली पर्वत इस टकराव से उठते हैं। क्या हमारे पैरों के नीचे की जमीन उतनी ही स्थिर है जितनी दिखती है? लाखों वर्षों में स्थलमंडल पृथ्वी के नित बदलते चेहरे को आकार देता है। गहरी घाटियों से लेकर ऊंचे पठारों तक हर भू आकृति भूगर्भीय शक्ति की कहानी कहती है। ज्वालामुखी लिथोस्फीयर के नीचे की आग की दुनिया की खिड़कियां हैं। भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि स्थलमंडल जीवित है, यह हमारे पैरों के नीचे लगातार हिल रहा है। क्या महाद्वीप एक दिन एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाते रहेंगे? पृथ्वी की सतह का 71% से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हमारा ग्रह सचमुच नीला ग्रह है। महासागरों में पृथ्वी के कुल पानी का 97% हिस्सा है, फिर भी यह सबसे कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक है। ग्लेशियर और बर्फ की टोपियां ताजे पानी का भंडारण करती हैं, चुपचाप जलवायु और समुद्र के स्तर को आकार देती हैं। जल चक्र महासागरों, भूमि और आकाश को जीवन की एक अंतहीन लय में जोड़ता है। यदि पानी हर जगह है, तो भी हमें पीने के पानी की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है, किसी भी रेगिस्तान या पहाड़ से ज्यादा रहस्य समेटे हुए। लहरों के नीचे पानी के पहाड़, ज्वालामुखी और एवरेस्ट से भी गहरी खाइयां हैं। महासागरीय धाराएं वैश्विक संवाहकों की तरह कार्य करती हैं, गर्मी, पोषक तत्वों और जीवन को वितरित करती हैं। तट वो जगह हैं जहां समुद्र सभ्यता से मिलता है, सृजन और विनाश दोनों की एक रेखा। क्या आप हमारे ग्रह को ढकने वाले 5 प्रमुख महासागरों के नाम बता सकते हैं? नदियां सभ्यताओं की जीवन रेखाएं हैं, जीवित पृथ्वी की प्रवाहित नसें। भारत की झीलें और आर्द्र भूमियां महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो पानी को भंडारित और शुद्ध करते हैं। हमारे पैरों के नीचे छिपा है भूजल, पृथ्वी का अदृश्य जल भंडार। जल के असमान वितरण से एक जगह बाढ़ आती है और दूसरी जगह सूखा पड़ता है।
क्या हम अपने ताजे पानी को सूखने से पहले बचाना सीखेंगे? वायुमंडल पृथ्वी का अदृश्य कवच है, जो जीवन को अंतरिक्ष के घातक विकिरण से बचाता है। बिना वातावरण के पृथ्वी अंतरिक्ष में बहने वाली एक बेजान चट्टान होगी। हमारा वायुमंडल परतों में विभाजित है, प्रत्येक संतुलन बनाए रखने में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं, हवाएं, बादल और बारिश आदि सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी पर सभी जीवन की रक्षा करने वाली हवा कितनी मोटी है? लगभग 99% हवा पृथ्वी की सतह के 30 किलोमीटर के भीतर है, मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ओजोन परत हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है, प्रकृति का अपना सनस्क्रीन। समताप मंडल शांत और स्थिर है, ओजोन परत और ऊंचे उड़ने वाले जेट विमानों का घर। मेसोस्फीयर आने वाले उल्कापिंडों को जला देता है, हमें लगातार बमबारी से बचाता है। क्या आप पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतों के नाम नीचे से ऊपर तक बता सकते हैं? ग्रीन हाउस गैसें गर्मी को फंसाती हैं, जो पृथ्वी को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखती हैं। मानव गतिविधियां ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रही हैं, पृथ्वी के नाजुक संतुलन को बिगाड़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे ग्रह को नया आकार दे रही है। लेकिन बदलाव संभव है। यदि हम वातावरण की रक्षा करते हैं तो हम जीवन की रक्षा करते हैं। तरह है, क्या मानवता वायुमंडल को बहुत देर होने से पहले बहाल कर सकती है? भारत, जहां भूगोल विरोधाभासों का एक सजीव कैनवास चित्रित करता है, जमी हुई हिमालय से लेकर तपते थार तक, भारत का भूगोल चरम सीमाओं की एक कहानी कहता है। इस भूमि के भूगोल ने इसकी संस्कृति, सभ्यता और नियति को आकार दिया है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में 8.4 और 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। विश्व मानचित्र पर भारत कहां स्थित है? भारत की भौतिक संरचना को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। हिमालय भारत की रक्षा करते हैं और इसकी नदियों को पोषित करते हैं, जिससे नीचे जीवन संभव होता है। उत्तरी मैदान भारत का हृदय स्थल है, जो जीवन की नदियों द्वारा बनते हैं। दक्कन का पठार भारत का भूगर्भीय केंद्र है, प्राचीन, समृद्ध और अटूट हैं। भारत के भूगोल में भारत के तटों और द्वीपों की क्या भूमिका है? भारतीय मानसून, जीवनदाता और विनाशकारी, इस भूमि की लय को परिभाषित करता है। ये नदियां केवल जल नहीं हैं, ये सभ्यता की गति हैं। भारत का भूगोल एक बेजोड़ जैव विविधता को जन्म देता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में एक दुनिया है। मानसून की हवाओं से लेकर पहाड़ की छाया तक, आंख, जलवायु भारत के हर कोने को आकार देती है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत का भूगोल उसके लोगों के जीवन शैली को कैसे प्रभावित करता है? कि पृथ्वी की सतह कभी आग का दरिया थी, जहां महाद्वीप अराजकता से पैदा हुए। लाखों साल पहले भारत गोंडवाना का हिस्सा था, जो धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ रहा था। भारत और एशिया के टकराव से राजसी हिमालय का जन्म हुआ। आज भी यह टकराव जारी है, पहाड़ों को इंच दर इंच ऊपर उठा रहा है। इस बहती हुई प्लेट ने भारतीय उपमहाद्वीप की नियति को कैसे आकार दिया? भारत की संरचना 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में विभाजित है: प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय और उत्तरी मैदान। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भाग है। पृथ्वी की कुछ प्राचीन चट्टानों से बना है,
हिमालय युवा और बेचैन है, अभी भी नीचे की विवर्तनिक शक्तियों से बढ़ रहा है। उत्तरी मैदान नदियों द्वारा बनाए गए थे, जो जीवनदायिनी जलोढ़ की परतें जमा करते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, भारत में कुछ चट्टानें 3 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी हैं? भारत की चट्टानें कहानियां कहती हैं, पृथ्वी के नीचे की आग, पानी और दबाव की। टेक्टोनिक गतिविधियां आज भी भारतीय भूभाग को हिला और आकार दे रही हैं। भारत की भूवैज्ञानिक विविधता इसे लौह, कोयला और अभ्रक जैसे खनिजों से समृद्ध बनाती है। दक्कन ट्रैप्स पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक से बने थे। भारतीय क्रस्ट के नीचे कौन से रहस्य अभी भी छिपे हैं? हिमालय, भारत का प्राकृतिक मुकुट, राष्ट्र को ठंडी हवाओं और आक्रमणकारियों से बचाता है। ये पहाड़ युवा हैं, अशांत हैं और हर साल ऊंचे होते जा रहे हैं। हिमालय भारत का पहला और सबसे दुर्जेय भौतिक भूगर्भीय विभाजन बनाता है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र यहीं से जन्मी, ये लाखों को जीवन देती हैं। भाग्यगण है। भारत में कितने प्रमुख भौतिक विभाजन हैं? उत्तरी मैदान पृथ्वी पर सबसे उपजाऊ भूमियों में से हैं। ये मैदान हिमालयी नदियों की तलछट से बने थे। पंजाब से असम तक ये मैदान भारत की धड़कन को जोड़ता है। सभ्यताएं यहां जल, मिट्टी और जीवन के कारण पनपी। उत्तरी मैदानों को भारतीय सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भूभाग है, खनिजों और इतिहास से भरपूर। ये घाट पठार की रक्षा करते हैं और भारत की अनूठी मानसूनी जलवायु का निर्माण करते हैं। भारत की तटरेखा 7,000-5,100 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो विविध जीवन और व्यापार का पोषण करती है। भारत के द्वीप अपनी भौगोलिक पहचान को सुंदरता और जैव विविधता से पूरा करते हैं। क्या आप भारत के 5 मुख्य भौतिक प्रभागों के नाम बता सकते हैं? भारत की जल निकासी व्यवस्था भूमि की नसों की तरह है, जो नदियों और धाराओं के माध्यम से जीवन ले जाती हैं। भारत में नदियां मुख्य रूप से ग्लेशियरों, बारिश या झरनों से निकलती हैं, जो विभिन्न जल निकासी पैटर्न्स बनाती हैं। मोटे तौर पर जल निकासी प्रणाली को हिमालयी और प्रायद्वीपीय प्रकारों में विभाजित किया गया है। अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, जबकि कुछ पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन इन नदियों को भूमि भर में ऐसे विशिष्ट जल निकासी पैटर्न्स का पालन करने के लिए क्या मजबूर करता है? हिमालयी नदियां ग्लेशियरों से निकलती हैं, साल भर बहती हैं और अपार जल और गाद ले जाती हैं। गंगा प्रणाली देवप्रयाग से शुरू होती है, भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर नीचे के मैदानों को पोषित करती है। सिंधु प्रणाली में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जैसी प्रमुख सहायक नदियां शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र असम से होकर बहती है, जो अपनी विशाल जलराशि और उपजाऊ मैदानों के लिए जानी जाती है। कौन सी प्राकृतिक शक्तियां इन नदियों को उनकी बारहमासी शक्ति और विशाल पहुंच प्रदान करती हैं? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पुराना है, जो कठोर पठारों से होते हुए ज्यादातर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहता है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी जैसी नदियां पूर्वी तट पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती हैं, अनोखी जल निकासी पैटर्न बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां विभिन्न पैटर्न्स प्रदर्शित करती हैं, डेंड्रिटिक, रेडियल और ट्रेलिस्पाइड, जो भू आकृतियों से आकार लेती हैं। क्या इन प्राचीन नदियों में
भारत के भूवैज्ञानिक अतीत के रहस्य छिपे हैं? जलवायु पृथ्वी पर जीवन को आकार देने वाले तापमान, हवा और वर्षा का दीर्घकालिक स्वरूप है। भारत अपने विशाल आकार और विविध भौगोलिक विशेषताओं के कारण विभिन्न प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। पृथ्वी का झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा दुनिया भर में विभिन्न जलवायु क्षेत्र बनाती हैं। वैश्विक हवाएं और समुद्री धाराएं गर्मी वितरित करती हैं, जो क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करती हैं। लेकिन भारत की जलवायु को इतने विशिष्ट रूप से कौन से अद्वितीय कारक आकार देते हैं? भारत की अक्षांशीय स्थिति इसे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रखती है, जिससे साल भर उच्च तापमान रहता है। हिमालय एक जलवायु बाधा के रूप में कार्य करता है, जो भारत को मध्य एशियाई ठंडी हवाओं से बचाता है। आसपास के समुद्र और हिंद महासागर तटीय क्षेत्रों में तापमान और वर्षा को बहुत प्रभावित करते हैं। दबाव और हवा प्रणालियां मानसूनी हवाओं की गति का निर्धारण करती हैं, जो मौसमी वर्षा लाती हैं। पर कौन सी घटना हर साल भारत की मौसमी लय को सही मायने में नियंत्रित करती है? भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती हैं: सर्दी, गर्मी, दक्षिण पश्चिमी मानसून और लौटता मानसून। गर्मियों के दौरान उत्तरी मैदानों में लू नामक तीव्र गर्मी और गर्म हवाएं हावी रहती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की लगभग 75% वार्षिक वर्षा लाता है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। पीछे हटता मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी तट को प्रभावित करता है, जिससे अक्सर चक्रवात आते हैं। क्या बदलता मौसम इस प्राचीन मौसमी लय को हमेशा के लिए बदल सकता है? मिट्टी पृथ्वी की सतह को ढकने वाली जीवन पोषक सामग्री की पतली परत है, जो हजारों वर्षों में बनती है। चट्टानों के मौसम के साथ मिट्टी बनती है, जो जलवायु, जीवों, स्थलाकृति और समय से प्रभावित होती है। भारत की विविध जलवायु और भू आकृतियां विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी को जन्म देती हैं। मिट्टी कृषि पद्धतियों, जल प्रतिधारण और सभ्यताओं की नींव निर्धारित करती है। लेकिन भारत के परिदृश्य और अर्थव्यवस्था को कितनी तरह की मिट्टी आकार देती है? जलोढ़ मिट्टी नदी घाटियों और मैदानी इलाकों में पाई जाती है। भारत की सबसे उपजाऊ और व्यापक मिट्टी का प्रकार है। काली मिट्टी लावा चट्टानों से बनी, नमी बरकरार रखती है और कपास की खेती के लिए आदर्श है। लाल मिट्टी, जो लौह ऑक्साइड से भरपूर है, दक्षिणी और पूर्वी भारत के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट शुष्क और वन मिट्टी की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं, जो वर्षा और वनस्पति से बनी हैं। पर कौन सी प्राकृतिक शक्तियां तय करती हैं कि मिट्टी के प्रत्येक प्रकार कहां बनते और पनपते हैं? हवा और पानी से होने वाला मिट्टी का कटाव भूमि की उर्वरता और स्थिरता के लिए खतरा है। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसी मानवीय गतिविधियां मिट्टी के क्षरण को तेज करती हैं। सीढ़ीनुमा खेती, समोच्च जुताई और वनीकरण जैसी मृदा संरक्षण तकनीकें भूमि की रक्षा करती हैं। स्वस्थ मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व का समर्थन करती है। क्या हम इस अनमोल परत की रक्षा करेंगे या इसे अपने पैरों तले गायब होने देंगे? प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उस मूल वनस्पति आवरण से है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगता है, जो जलवायु और भूगोल द्वारा आकार लेता है। तापमान, वर्षा, मिट्टी और ऊंचाई मिलकर वनस्पति के वितरण को निर्धारित करते हैं। भारत की विविध भौतिक विशेषताएं प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों की एक समृद्ध विविधता बनाती हैं। वनस्पति भी मौसम के साथ बदलती है, जो भारत की जलवायु की ताल को दर्शाती है। लेकिन भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के प्रमुख प्रकार क्या हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपते हैं, साल भर हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे व्यापक वन हैं,
जो मौसमी वर्षा के परिवर्तनों के अनुकूल हैं। वो कांटेदार जंगल और झाड़ियां राजस्थान और गुजरात जैसे कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में जीवित रहती हैं। पर्वतीय वन ऊंचाई के साथ बदलते हैं, उष्णकटिबंधीय से अल्पाइन तक, जो प्रकृति की ऊर्ध्वाधर विविधता को दर्शाते हैं। मैंग्रोव वन तटीय डेल्टा में उगते हैं, जहां जमीन समुद्र से मिलती है, कटाव से बचाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पारिस्थितिक संतुलन, जलवायु नियमन और जल चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वनों की कटाई जैव विविधता, मिट्टी की उर्वरता को खतरे में डालती है और जलवायु संवेदनशीलता बढ़ाती है। भारत अपनी प्राकृतिक वनस्पतियों को वनीकरण, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से बचाता है। प्राकृतिक वनस्पति की रक्षा जैव विविधता, स्वच्छ हवा और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करती है। क्या हम इन जंगलों को बचा पाएंगे? सही है, या उन्हें हमेशा के लिए गायब होते देखेंगे? कृषि प्राचीन काल से भारत की अर्थव्यवस्था और सभ्यता की रीढ़ रही है। पारंपरिक हल से आधुनिक मशीनरी तक भारतीय कृषि सदियों से विकसित हुई है। भारत की विविध भौतिक विशेषताएं और जलवायु विभिन्न कृषि पद्धतियों का समर्थन करती हैं। कृषि न केवल भोजन बल्कि रोजगार, कच्चा माल और सांस्कृतिक पहचान भी प्रदान करती है। लेकिन भारत में कृषि के प्रमुख प्रकार क्या हैं? निर्वाह खेती किसान के परिवार के लिए पर्याप्त भोजन उगाने पर केंद्रित है, पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके। गहन कृषि का उद्देश्य सीमित भूमि और श्रम से अधिकतम उत्पादन करना है। वाणिज्यिक खेती में बड़े क्षेत्र और आधुनिक तकनीक शामिल हैं। इसका उद्देश्य परिवारों के बजाय बाजार हैं। बागान कृषि विशिष्ट क्षेत्रों में चाय, कॉफी और रबर जैसी एकल नकदी फसलों पर केंद्रित हैं। लेकिन भारत के दो मुख्य कृषि मौसम इन प्रथाओं को कैसे आकार देते हैं? खरीफ का मौसम मानसून के साथ शुरू होता है, जो धान, मक्का और कपास जैसी फसलों को जीवन देता है। रबी का मौसम सिंचाई और सर्दियों की बारिश पर निर्भर करता है, जिसमें गेहूं, जौ और सरसों उगते हैं। ज़ैद की फसलें रबी और खरीफ के बीच की छोटी गर्मियों में उगती हैं, जिससे खेती में विविधता आती है। भारतीय कृषि को असमान वर्षा, छोटे भूजोत और पुरानी तकनीकों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या भारतीय कृषि आधुनिक चुनौतियों का सामना कर पाएगी और भविष्य सुरक्षित रख पाएगी? ऊर्जा संसाधन भारत के उद्योगों, परिवहन, कृषि और दैनिक जीवन को शक्ति देते हैं। अग्नि से जीवाश्म ईंधन तक, नवीकरणीय ऊर्जा तक, भारत की ऊर्जा यात्रा सदियों से चली आ रही है। भारत अपनी विशाल ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों स्रोतों का उपयोग करता है। ऊर्जा विकास को गति देती है, उद्योगों, परिवहन, कृषि और घरों को समान रूप से बढ़ावा देती है। लेकिन भारत के प्रमुख पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या हैं? कोयला भारत का सबसे प्रचुर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जो देश भर में थर्मल पावर प्लांटों को शक्ति प्रदान करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भारत के परिवहन और उद्योगों की आपूर्ति करते हैं, लेकिन वे आयात पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। पनबिजली नदी की ऊर्जा का उपयोग करती है, जो कई क्षेत्रों में नवीकरणीय बिजली प्रदान करती है। परमाणु ऊर्जा एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान करती है, सीमित ईंधन के साथ बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन करती है। लेकिन भारत का स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ता ध्यान का क्या? सौर ऊर्जा भारत का सबसे आशाजनक अक्षय स्रोत है, जिसमें धूप वाले क्षेत्रों में अपार क्षमता है। पवन ऊर्जा स्वच्छ बिजली में योगदान करती है, खासकर भारत के तटीय और पठारी क्षेत्रों में। बायोमास और बायोगैस जैविक कचरे को ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों को सशक्त किया जाता है। भारत भी भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के रूप में ज्वारीय और भूतापीय ऊर्जा की खोज कर रहा है।
क्या भारत एक उज्जवल भविष्य के लिए स्थायी ऊर्जा में विश्व का नेतृत्व करेगा? खनिज प्रकृति के छिपे हुए खजाने हैं जो लाखों वर्षों में पृथ्वी की पपड़ी के भीतर गहरे बनते हैं। खनन इन मूल्यवान खनिजों को सतह पर लाता है जो आधुनिक सभ्यता को शक्ति प्रदान करते हैं। भारत खनिजों से समृद्ध है। तावसोंगर धात्विक से अधात्विक तक प्रत्येक विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिज उद्योगों, परिवहन और आधुनिक बुनियादी ढांचे की रीढ़ हैं। पर भारत के प्रमुख धात्विक खनिज कौन से हैं और वे कहां पाए जाते हैं? लौह अयस्क भारत के इस्पात उद्योग की नींव मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तांबा जो विद्युत और औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक है, मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में खनन किया जाता है। बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम के लिए उपयोग किया जाता है, ओडिशा, गुजरात और झारखंड क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में है। सोने के भंडार हालांकि सीमित हैं, कर्नाटक के कोलार और हुट्टी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन को चुपचाप आकार देने वाले गैर धातु खनिज का क्या है? मीका अपनी चमक और इंसुलेशन गुणों के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से झारखंड और बिहार में खनन किया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है। नमक, जिप्सम और फॉस्फोराइट दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अन्य महत्वपूर्ण गैर धातु खनिज हैं। खनिजों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। रिसाइकलिंग, दक्षता और जिम्मेदार खनन प्रमुख लक्ष्य हैं। क्या भारत खनिजों की बढ़ती मांग और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना पाएगा? भारत की औद्योगिक यात्रा सदियों पहले शुरू हुई, जब कुशल कारीगर धातु, कपड़े और मिट्टी को हाथों से आकार देते थे। ब्रिटिश काल ने सब कुछ बदल दिया। मशीनों ने हाथों की जगह ले ली और औपनिवेशिक व्यापार ने भारतीय उद्योगों को नया आकार दिया। आजादी के बाद भारत ने नए उद्योगों और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण शुरू किया। इस्पात से सॉफ्टवेयर तक भारत पारंपरिक और आधुनिक दोनों उद्योगों की भूमि बन गया। भारतीय उद्योगों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और उनके प्रमुख प्रकार क्या हैं? कुटीर उद्योग ग्रामीण भारत का दिल बनाते हैं। छोटे, स्थानीय और गहरे पारंपरिक। मध्यम उद्योग परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु का काम करते हैं। स्थानीय संसाधनों को राष्ट्रीय उत्पादों में बदलते हैं। लौह, इस्पात, सीमेंट और ऑटोमोबाइल जैसे बड़े उद्योग भारत की आर्थिक शक्ति को बढ़ाते हैं। 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की नई औद्योगिक शक्ति बन गए। लेकिन भारत के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र कहां हैं और उन्हें क्या अनोखा बनाता है? पश्चिम बंगाल का हुगली औद्योगिक क्षेत्र भारत के सबसे पुराने और व्यस्ततम औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। मुंबई पुणे क्षेत्र वस्त्र, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल उद्योगों पर फलता फूलता है। अहमदाबाद और वडोदरा भारत के कपड़ा और रासायनिक हृदय भूमि हैं। बेंगलोर चेन्नई कॉरिडोर आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रौद्योगिकी और नवाचार से प्रेरित है। क्या भारत के उद्योग स्थायी रूप से बढ़ सकते हैं, प्रगति और ग्रह की जरूरतों में संतुलन साधते हुए? पर्यावरण वो नाजुक जाल है जो हवा, पानी, भूमि और सभी सजीवों को एक साथ जोड़ता है। जंगल, नदियां, पहाड़ और महासागर, प्रकृति का हर तत्व अपने अपने तरीके से जीवन का पोषण करता है। हर जीव, छोटे से छोटे कीट से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, इस संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हवा, पानी और मिट्टी के प्राकृतिक चक्र ग्रह को जीवित और आत्मनिर्भर रखते हैं। लेकिन क्या होता है जब यह संतुलन टूटने लगता है? जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की विविधता है। पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव सामंजस्य में रहते हैं। घने जंगलों से लेकर गहरे महासागरों तक
जैव विविधता हर जगह मौजूद है जहां जीवन जीवित रह सकता है। भारत दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जिसमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के अजूबों की रक्षा करते हैं। सदियों से मनुष्य जैव विविधता के साथ संतुलन में रहे, केवल वही लेते थे जो प्रकृति वापस दे सकती थी। पर आज मानवीय लालच इस विविधता को खतरा पहुंचाता है। वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के स्वरूप को बदल रहा है। बर्फ पिघल रही है, वर्षा बदल रही है और मौसम हमेशा के लिए बदल रहे हैं। प्रदूषण हमारी हवा और पानी को जहर देता है, उन प्रणालियों का गला घोंट देता है जो हमें बनाए रखती हैं। लेकिन दुनिया भर में लोग जाग रहे हैं, ग्रह को ठीक करने और उसकी रक्षा करने के लिए हाथ मिला रहे हैं। भारत अपनी जैव विविधता की रक्षा अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षण कानूनों के माध्यम से करता है। क्या हम इस ग्रह को बचा सकते हैं, इससे पहले कि प्रकृति अपना संतुलन हमेशा के लिए खो दे?